नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। किसका होगा हरियाणा? तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव की जंग जारी है। हरियाणा में 4 बजे तक 54.3% मतदान हो चुका है। जाटलैंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये बड़ा सवाल है। और आप कांग्रेस बीजेपी ने जाटलैंड में अपना परचम लहराने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी थी। आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सत्ता की चाबी किसके हाथ में थमाएंगे, इसका फैसला कर रहे हैं। और हरियाणा में करीब 1 महीने तक चले विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद आज प्रदेश के वोटर यानी कि जनादेश दे रहे हैं। राज्य के 2 करोड़ 3 लाख वोटर 1031 प्रत्याशियों में से 90 विधायक चुन रहे हैं। और सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। और एक लंबी कतारों में जो वोटर्स हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वोट दे सकेंगे 6 बजे तक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों में 930 पुरुष और 101 महिलाएं हैं और 462 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 67.74% मतदान हुआ था और इस बार चुनाव आयोग ने 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। 1 घंटे के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ जाएंगे। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि हरियाणा में कोई भी सरकार बिना जेजेपी के समर्थन के नहीं बनेगी। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस और आप के अपने अपने दावे हैं। सवाल है कि आखिर हरियाणा में इस बार किसकी सरकार? तो फिलहाल आज आपको बता दें कि हरियाणा में मतदान सुबह से ही शुरुआत हुई, शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। और इस जाटलैंड पे किसका आधिपत्य स्थापित होगा, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद क्या कुछ तस्वीर पुख्ता तौर पर कही जा सकेगी, ये अभी भी सवाल है। क्योंकि वोटिंग जारी है, लंबी कतारों में जो वोटर्स हैं वो लगे हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंचे हुए हैं। तो हरियाणा में किसकी सरकार, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जेजेपी के बिना सपोर्ट की सरकार बनाना यहाँ पर नामुमकिन है। लेकिन अब कौन सी पार्टी इसे मुमकिन अब बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, प्रदीप चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकेश सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हरियाणा से ही जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप चौहान जी, जिस तरीके का प्रचार प्रसार इस बार देखने को मिला, या ये कहा जाए कि अभी तक जो परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है, उस आधार पर क्या कुछ भाप पा रहे हैं? प्रदीप चौहान जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अनम्यूट करिएगा प्रदीप जी। चलिए, प्रदीप जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। अगर मिल पा रही है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं, मुकेश सिंह का। मुकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल। मुकेश जी, इस बार अगर देखा जाए, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इस बार की जिस तरीके का एक भ्रामक स्टार प्रचार देखने को मिला और हर एक पार्टी ने जी तोड़ मेहनत की प्रचार प्रसार के दौरान, और लोगों को, वोटर्स को रिझाने की कोशिश भी होती हुई नजर आई, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें। लेकिन जो परसेंटेज अभी तक निकलकर सामने आया, 6 बजे तक वोटिंग होगी, क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, वोट परसेंटेज की अगर बात करी जाए तो अब तक तकरीबन 57% के आसपास वोट पड़ चुका है, 5 बज चुके हैं और इसका भी एक बुलेटिन अभी चुनाव आयोग की तरफ से हम्म। जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर चुनावों की अगर बात की जाए तो जाट और गैर जाट को लेकर ये चुनाव होता हमेशा आया है। और आपको बता दें कि बीजेपी गैर जाट लोगों को मनाने में लगी है और वही उसका मेन वोट बैंक भी है। लेकिन हम्म। हाँ, आप अगर ये कहें कि प्रचार बड़े तेजी से किया गया, प्रधानमंत्री की भी 4 बड़ी रैलियां हरियाणा के अंदर की गई, जो कि 90 विधानसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए रखी गई थी। लेकिन आपको ये बता दूं सोनी जी की जी। प्रचार एक अलग चीज है और प्लस कई एंटी कैम्पेन्सी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे रही है। हम्म। जी सोनी जी। एंटी इनकम्बेंसी जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देती हुई नजर आ रही है। दिलचस्प है। प्रवीण वत्स जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप चौहान जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, प्रदीप जी, क्योंकि जीत का जी, दावा सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या लगता है हरियाणा इस बार किसका? हरियाणा इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान बना चुका है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी से आज का जो मतदाता है हरियाणा का, वो मुंह हम्म। मोड़ चुका है। और आज हरियाणा के अंदर जो जाट इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ होता था, वो जाट मतदाता इस बार कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुका है। हम्म। तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। चलिए, जीत का दावा मतलब कांग्रेस पार्टी का अभी तक, जी जी। हालांकि 57% जो है मतदान हो चुका है और 75% मतदान होने का दावा किया जा रहा है आयोग की तरफ से। फिलहाल 6 बजे तक स्थिति क्या कुछ निकलकर सामने आएगी या एग्जिट पोल के आधार पर बात की जाए तो क्या रहने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ प्रदीप चौधरी भी जुड़ चुके हैं, जेजेपी नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं पहले प्रवीण जी की। प्रवीण जी, हरियाणा के सियासी समीकरण क्या कुछ देख पा रहे हैं जातिगत आधार पर? हाँ जी सोनी जी, देखिए जातिगत आधार पर जो हरियाणा के सियासी समीकरण की बात करें तो जो एक जाट और नॉन जाट का इलेक्शन जो यहाँ पर पिछली बार भी रहा था और अब भी लगभग ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही दिखाई देता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम छोड़ दें जिसपे निर्दलीय जो बागी होकर जो कांग्रेस या बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जातीय समीकरण में ये साफ है कि अब भी हाल वही है। उसका सीधा सा कारण आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। उसका कारण ये था कि जब उनको वोट बैंक खिसकता दिखाई दिया तो ओबीसी समाज का एक बड़ा चेहरा उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा को दिया। और इसी तरह जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने मोहनलाल बडोली को बनाया, जो बड़ा ब्राह्मण चेहरा है इस क्षेत्र का। तो कहीं ना कहीं भाजपा की कोशिश रही है कि जो अदर कास्ट है, जो जाट और नॉन जाट करके इस इलेक्शन को लेके भाजपा आई है। और यही एक कारण रहा था कि मुख्यमंत्री को बदलना और प्रदेश अध्यक्ष को बदलना। अगर टिकट वितरण की बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें भी जो बड़े जाट चेहरे थे उनको टिकट से अवॉइड किया गया, उनको टिकट हरियाणा में नहीं दिया गया है। तो साफ तौर पर ये कहता है कि यहाँ पर अब जो इलेक्शन चल रहा है वो जातीय समीकरण पर आधारित है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। दोनों ही पार्टी जातिगत समीकरण के आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और जो एक बेनिफिट जो है इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा है। चलिए, तो जो भविष्यवाणी की प्रदीप चौहान जी ने, भाई जीत का दावा किया, तो वो काफी हद तक सिद्ध भी साबित हो सकती है। प्रदीप चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, जेजेपी प्रवक्ता है प्रदीप चौधरी जी। क्योंकि अगर देखा जाए आज वोटिंग हो रही है, सत्तारूढ़ पार्टी का अगर जिक्र किया जाए बीजेपी सरकार का, तो तीसरी बार सत्ता में बने रहने की हर मुमकिन कोशिश होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या लग रहा है? और आपके बिना समर्थन के कहा जा रहा है कि भाई सरकार बनाना भी पॉसिबल नहीं है किसी पार्टी के लिए। पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं संचवान जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। आज अभी 8 तारीख को आपके समक्ष बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। ये जो बीजेपी दावा कर रही है ये बिल्कुल एकदम अलग मिलेंगे आपको। आप देखना हरियाणा में त्रिशंकु सरकार बनेगी और इस बार भी हमारा मुख्य सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। पर हाँ, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल सुनिश्चित कर देता हूँ
कि इस बार हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। यदि हमारी शर्तों के हिसाब से यदि कोई हमारे साथ आता है तो हम समर्थन देंगे नहीं। चलिए, ये निश्चित है। सरकार अभी बीजेपी वाले भी दावा करते हैं और ये कांग्रेस वाला भी दावा कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, बीजेपी वाले हरियाणा में इस तरीके की राजनीति करते हैं, सभी प्रदेशों में करते हैं। हरियाणा में जाट गैर जाट, और यदि हम उसका सेंटर का ऊपर लोकसभा की बात करें तो वहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम इस तरीके की राजनीति करते हैं जो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए। आज इस ने इतना विरोध भर दिया है में, मतलब हम ना अब पहले नहीं होती थी। आज जो हालात हैं, हम यदि मुस्लिम या हमारे घर आए या हम उसके घर जाएं किसी शादी प्रोग्राम में तो बड़ी शंका से देखा जाता, मतलब हम भी जाएं या वो भी, इस तरीके से। ये सिर्फ जब से नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदू मुस्लिम या जाट नॉन जाट, आपने पीछे देखा होगा कि इन्होंने 34-35 बिरादरी का नारा लगाया, ये इस तरीके का जहर घोलने का काम करती है जो समाज के लिए मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा हानिकारक है। 4 साल तक आप भी इसी पार्टी के साथ सरकार में थे। हाँ, हमने कब कहा हम सरकार में नहीं थे? हम सरकार में थे दुष्यंत जी, हम शर्तों के साथ सरकार में रहे। हमारे जो मैनिफेस्टो में वादे थे हम उन वादों के लिए सरकार में गए। हमने ये इनकी और तभी शायद ये बात प्रदीप चौधरी की तरफ से निकलकर सामने आई कि जो पार्टी इनकी शर्तें मानेगी उसी के साथ ये अपना साथ देंगे, इसीलिए इस बात का जिक्र किया। हम किसी का साथ जाने का काम नहीं करेंगे। यदि कोई पार्टी हमारे साथ आती है और हमारी मैनिफेस्टो में जो हमारी जो वादे हैं अपनी पब्लिक से, हरियाणा प्रदेश वासियों से, उन वादों को हमें पूरा होता हुआ नजर आएगा, हम तब हम उनको साथ लेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम जो पिछली बार 4.5 साल सरकार में रहे, ये हमारा दोनों पार्टियों के बीच में बैठ के जो हमारे दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो थे उनको लेके हम सरकार में रहे और सरकार में रहकर हमने किसान गरीब और सबकी आवाज उठाने का काम किया। जब हमें लगा कि हमारी जो एक मेन मैनिफेस्टो में वादा था 51 बुढ़ापा पेंशन, जब वो हमें पूरी नजर होती नहीं आई तो हमने बीजेपी से किनारा किया और बीजेपी से हमने ये भी बोला कि आप हमें बेशक हमें कोई टिकट की बात कर रहे हैं और हम बिगड़ हमारे सिर्फ 51 रुपए जो बुढ़ापा पेंशन का वादा था वो वादा पूरा कर दो, हम आपको बिगड़ टिकट के आपका साथ देंगे। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार का, प्रवीण अवत्स जी का। प्रवीण अवत्स जी, आपका रुख करें, इसके बाद प्रदीप चौहान जी का रुख करेंगे। प्रवीण जी, जिस तरीके से अभी प्रदीप चौधरी जी कह रहे हैं तो ये काफी कुछ संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जेजेपी का साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाने वाला। इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारी कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं, तो फिर कौन, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ, कौन भाई जेजेपी के मैनिफेस्टो में खरा उतरने वाला है? देखिए, अभी जो कह रहे थे कि उन्होंने समझौता किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा था कि जब किसानों पर लाठियां चल रही थी तब इन्होंने साथ छोड़ा बीजेपी का, असल में साथ इन्होंने नहीं छोड़ा बीजेपी का। बीजेपी ने सही 6 महीने बाद अचानक से मंत्रिमंडल भंग किया और मुख्यमंत्री बदल दिया और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 5100 रुपए पेंशन वाला सिर्फ एक बहाना है, अगर छोड़ना था इनको साथ तो किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं छोड़ा, जो कि एक हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरी बात यह कि जेजेपी पूरी 90 सीटों पर तो चुनाव भी नहीं लड़ रही है हरियाणा में। और उसके बाद क्या चौधरी साहब बता पाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता की तौर बढ़ती है तो क्या ये कांग्रेस का साथ दे पाएंगे? कांग्रेस इनसे अगर समर्थन मांगती है तो क्या ये कांग्रेस का समर्थन कर पाएंगे चौधरी साहब? प्रदीप चौधरी जी। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो आपने जो किसानों पे लाठियां वाली बात करी, देखो ये सेंटर का कानून था, इसमें किसी भी स्टेट सरकार का, हरियाणा सरकार का कोई भी योगदान नहीं था। यदि ये कानून बनने का काम किया तो जो राज्यसभा लोग, सर मैंने आपकी बात सुनी, मेरी विनती है आप प्लीज। ठीक है। ये सेंटर सरकार का कानून बनाया था जिसमें ना तो हमारा कोई लोकसभा सांसद था, ना राज्यसभा सांसद था, ना हमारी किसी उसमें, बल्कि जबकि
हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रहते हुए यदि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को किसान आंदोलन को लेके चिट्ठियां पत्र लिखने का काम किया दुष्यंत चौटाला जी ने। दुष्यंत चौटाला जी ने वादा किया था यदि किसान की एमएसपी पे यदि कोई हमें लगेगा कोई नुकसान हो रहा है या एमएसपी हटाने का काम करते हैं, हम पहले ही दिन उसी दिन हम सरकार से हटने का काम करेंगे। ये तो सिर्फ आप मान के चलो, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी एक पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे मात्र नेता है जो युवा हैं और जिनको देख के कांग्रेस और बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, क्योंकि आज ना तो इतना बड़ा युवा चेहरा कांग्रेस के पास है, ना ही ठीक है प्रदीप चौधरी जी, ये समर्थन किसको जाएगा, कांग्रेस पार्टी को या आम आदमी पार्टी को? समर्थन पे ना तो हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे, ना बीजेपी को समर्थन दे रहे। हमारा यदि हमें किसी कांग्रेस और बीजेपी को जरूरत पड़ा वो हमारे पास आएंगे, हम दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाएंगे और उसके बाद हमारी जो मैनिफेस्टो में जो किसान और गरीब मजदूर के जो हमने वादे किए हैं हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए, हमें वो वादे पूरे होते हुए नजर आएंगे। हम अपनी शर्तों के साथ हम किसी भी उसमें जो हरियाणा प्रदेश के लिए हितकारी सरकार बने उसके साथ उसको साथ में लेने का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि जेजेपी किसी के पास नहीं जाएगी, जिसको जरूरत होगी वो खुद जेजेपी के पास आएगा और अगर उसके मैनिफेस्टो में जो भी वादे और दावे किए गए तो हम विपक्ष में बैठने का काम करेंगे। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप चौहान जी। प्रदीप चौहान जी, क्योंकि बीजेपी एक तरफ चाहे हर एक विधान किया जाए, चाहे एलनाबाद विधानसभा हो या अन्य विधानसभाएं हो, यहाँ पर एक त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी हर कोशिशें भी करती हुई नजर आई, कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार प्रसार हुआ आपने देखा। तो इस बार हरियाणा में कई ऐसे मसले रहे जो केंद्र स्तर पर भी छाए रहे, क्योंकि अभी किसान का भी जिक्र कर रहे थे और प्रदीप चौधरी जी की भी बात आपने सुनी। तो क्या लगता है अब आगे कांग्रेस की राह कितनी आसान? देखिए, जहां तक मैं जेजेपी की बात करूं तो मुझे नहीं लगता इस पर हरियाणा में जेजेपी का खाता भी खुलेगा, क्योंकि जिन वोटर्स ने जेजेपी पे यकीन करके उनको वोट दिया था उन मतदाताओं को जेजेपी पार्टी ने धोखा दिया है और इनको तो लोग वोट मांगने तक भी नहीं दे रहे, तो इनका समर्थन लेने और देने का तो सवाल ही नहीं उठता हरियाणा में। मैं ये मान कर चलता हूँ हरियाणा में जेजेपी की एक सीट भी नहीं आते हैं प्रदीप जी, बात पूरी हो जाए। जेजेपी की बात करूं तो इनके साथ समझौता लेना और देने का सवाल नहीं उठता इस बार हरियाणा में। सीधी सी हरियाणा में फाइट जो है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तीसरी कोई पार्टी नजर नहीं आ रही। हो सकता है किसानों के मुद्दे पे जो आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा देकर एलनाबाद से दोबारा से चुनाव जीता, हो सकता है वो अपनी सीट बचा जाए, यहाँ तक तो हम सहमत करते हैं। हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, कांग्रेस के खिलाफ लहर चली हुई है। यहाँ का जो मेन वोटर है वो जाट है और जाट आदरणीय हुड्डा साहब को अपना नेता मान चुका है और हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, विपक्ष में बीजेपी बैठेगी, तीसरी पार्टी का हरियाणा में खाता नहीं खुल रहा। तो हरियाणा में हमारी सफल बहुमत की सरकार बन रही है और लोगों में बड़ा उत्साह है कांग्रेस के प्रति। हम गांव में जा रहे हैं तो हमारा लोग बड़ा स्वागत कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिया था और वो तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर बैठ गई और 4.5 साल खूब मलाइयां खाई है इन्होंने। 4.5 साल के बाद इनको समझ में आया है कि ओहो बीजेपी तो बहुत खराब पार्टी है, इनकी नीतियां तो हमारी नीतियों से मेल नहीं खाती। चौधरी जी, बीजेपी का साथ देने का खामियाजा था क्या ये? और जो नजर आ रहा है जिस तरीके से कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, तो यहाँ पर तो समर्थन लेने देने का कोई विकल्प ही सामने नहीं आता। ठीक है चौहान साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की सोच होगी कि सरकार में रहना मलाई खाना है। पहले तो आप इस बात को करेक्ट करें। यदि सरकार में रहना इसका मतलब आप सरकार में आओगे तो मलाई खाओगे? नहीं, तो पहले तो अपनी ये बात करें। हमने हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए, अपने हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा की युवा के लिए, हरियाणा के बुजुर्ग के लिए, हरियाणा किसान के लिए सरकार ने काम किया था। आपको तो हरियाणा में लोग वोट मांगने तक नहीं दे रहे, आपकी गाड़ियां तक नहीं घुसने दे रहे, लोग इतने नाराज हैं आपसे। नहीं, आप 8 तारीख को रिजल्ट देखना। हमें पिछली बार भी इसी तरह आका जा रहा था, सभी मीडिया ने और सभी ने हमें ये कहा था कि आपकी एक सीट भी नहीं आ रही। 8 तारीख को मैं आपसे बात करूंगा। रही हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश हमें पूरा प्यार दे रहा है, पूरा भरपूर प्यार दुष्यंत चौटाला जी को मिल रहा है। और जो आप कह रहे हो ये किसी भी क्षेत्र में हर नेता के साथ हो सकता है।
ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे दुश्मन जी पे इस तरीके का हमला हुआ कि वो लोग हमें प्यार नहीं करते, चाहते नहीं है। वो यही दुष्यंत चौटाला जी हैं जिन्होंने 2019 में दुष्यंत चौटाला जी को उचाना से 50,000 वोटों से जाके भेजा था। हरियाणा प्रदेश में मात्र 10 महीने की हमारी मेहनत से 10 सीटों के साथ भेजा था। तो चौहान साहब, मैं आपसे जो आप ये बात कह रहे हो हमारा खाता नहीं खुलेगा, आप देखना, आप हमारे 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे पिछली 2014 की तरह, जैसे जिस प्रकार 2019 में रिजल्ट आए थे ना चौहान साहब, हमारी 10 सीट आई थी, इस बार देखना हरियाणा प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला जी की जो समझौते की सीटें थी वो बहुत ज्यादा। भाई साहब, हम तो 8 तारीख को बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 8 तारीख का। और 8 तारीख को हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है, क्योंकि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। यदि आप विपक्ष में बैठते तो आज हरियाणा में आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहती। चलिए, यदि हरियाणा किसका होगा और इस बार हरियाणा का जाट किसकी खाक खड़ी करेगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कोशिशें तो होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ये कोशिशें किसकी कामयाब होती हैं और जनाधार किसको मिलता है, इसका इंतजार करना होगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीतेगी? ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं किसका होगा हरियाणा, क्योंकि वोटिंग जारी है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है और ये जनाधार किस ओर जाता है ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जीत का दावा सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं और इसी तरीके से अपने अपने मैनिफेस्टो का जिक्र। लेकिन किसके मैनिफेस्टो पर हरियाणा की जनता विश्वास करती है और उस आधार पर वोट करती है, ये वाकई काफ़ी देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ प्रदीप चौहान जी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश सिंह का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश सिंह, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया आपने, किया था शुरुआती दौर में ही, और जेजेपी की जो बात आपने सुनी, जो मैनिफेस्टो है, समर्थन लेने देने का जिक्र हो रहा है, लेकिन उस समर्थन के लायक उतनी मजबूती भी तो होनी चाहिए कि भाई हम किसी को समर्थन दे सकें। मैं प्रवक्ता, जेजेपी के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था और मैं हंस रहा था कि इस तरह की बातें वो ये कर रहे हैं। ठीक है, प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और मजबूती से पक्ष रखना भी चाहिए, लेकिन आपको बता दूं हरियाणा परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर आज की बात की जाए तो जेजेपी का जो जनाधार है काफी गिरा है। आपको बता दें कि इनके दक्षिण हरियाणा की तरफ इनके एक मेन सीट थी पृथला विधानसभा, वहां से इनके कैंडिडेट ज्वाइंट में थे, चंद्रशेखर आजाद पार्टी के साथ थे, ज्वाइंट में थे, और वो उन्होंने समर्थन दीपक डागर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनको समर्थन दे दिया। तो उससे पता चल जाता है कि इनका आधार किस आधार पर है। और आपको ये बता दूं कि ये कह रहे हैं कि हम गेम चेंजर होंगे, सत्ता की चाबी इनके पास होगी, तो कोई बात नहीं, 8 तारीख भी अभी ज्यादा दूर रही नहीं है और इनको भी अपने ये गफलत दूर हो जाएगी। मेरे को जो लगता है कि इस बार निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो एक गेम चेंजर होंगे और सत्ता की चाबी उन निर्दलियों के पास रहेगी। जी सोनी। बिल्कुल, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रवीण वत्स जी का रुख कर लेते हैं। प्रवीण वत्स जी, क्योंकि इस बार विनेश फोगाट का कांग्रेस में ज्वाइन होना एज ए उम्मीदवार, ये कितना फायदेमंद, क्योंकि वो तमाम मुद्दे विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होते ही, इस नाम का ऐलान होते ही वो तमाम मुद्दे जुड़ जाते हैं, तो क्या इस आधार पर एक जनाधार कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, जो पहलवान और किसान का मुद्दा है वो हरियाणा में इस कदर गरमाया था कि जो रातों रात सरकार को मुख्यमंत्री तक चेंज करना पड़ा था। और विनेश फोगाट को चुनाव लड़ाने की जो रणनीति है वो कांग्रेस के लिए काफी कारगर सिद्ध हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे उस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी स्वयं उनसे जाकर के मिले थे और उनका समर्थन किया था। और उस समर्थन का ही नतीजा था कि बाद में जो पहलवान है वो कांग्रेस के पक्ष में आ गए थे और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने जो है कांग्रेस के लिए कैंपेन करना शुरू किया था और बाद में विनेश फोगाट को टिकट दे दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है। और जो
उनकी विधानसभा के साथ पड़ने वाली सीटें हैं उन पर उसका काफी इम्पैक्ट देखा जा सकता है। जब वहां पर कैंपेन हो रहा था तो उसका भी काफी असर पूरे हरियाणा पर पड़ना तय दिखाई देता है। जहां तक मुद्दों की बात है, जो पहलवानों का मुद्दा है वो इस कदर गरमाया था कि पूरी संसद तक इसकी गूंज हो गई थी। और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि जो विनेश फोगाट को उन्होंने टिकट दिया और जो पहलवानों का उन्होंने समर्थन किया उसका फायदा उन्हें इस सिलेक्शन में साफ तौर पर अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि निर्णय तो 8 तारीख को ही होगा, लेकिन अभी से कांग्रेस जो है आश्वस्त है कि जो उनका निर्णय हुआ था वो काफी फायदेमंद उनके लिए साबित हो रहा है। और कांग्रेस की हवा का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं सोनी जी, मैं एक एडिशन ऐड कर रहा हूँ कि रातों रात चुनाव की डेट से सही एक दिन पहले अशोक तंवर जो एक बड़ा चेहरा होते हैं, एक दलित चेहरा होते हैं, वो रातों रात राहुल गांधी से मिलते हैं और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। हालांकि पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। इसका भी जो है कांग्रेस को रातों रात एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है, जिसके दम पर कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बिल्कुल। कई ऐसी सीटें जहां पर देखा जाए एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और अरविंद केजरीवाल भी इस प्रचार प्रसार के दौरान एक अहम भूमिका में, स्टार प्रचारक की भूमिका में देखने को मिले और उन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आए। ऐसे में कांग्रेस अपना जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। प्रदीप चौधरी का रुख करें, उससे पहले मुकेश जी का रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, क्योंकि एलनाबाद विधानसभा का जिक्र करें, अंबाला कैंट विधानसभा और साथ ही रानिया विधानसभा, तो रानिया विधानसभा, इन विधानसभाओं में किसकी बढ़त आप देख पा रहे हैं, किसकी मजबूती? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला वहां कह सकते हैं कि रानिया विधानसभा से आपके चौधरी रणजीत चौटाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे, कदावर नेता रहे और देवी एक बड़ा कद भी है उनका, राजनीतिक वजूद भी है, लेकिन बीजेपी द्वारा उनको टिकट ना देना विधानसभा, जबकि लोकसभा के अंदर उनको टिकट दिया गया था और भीतर घात की वजह से वो हार भी गए और उनको दुख था कि हो सकता है कि उनको विधानसभा में टिकट मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इंटरनली कैडर जो था वो उनके खिलाफ था और कहीं ना कहीं उनको टिकट ना देकर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको खुश किया गया। और कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला रानिया के अंदर इस समय हो रहा है। प्लस आप अंबाला कैंट की बात करें, एलनाबाद की, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला इस समय, सोनी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हो रहा है और निर्दलीय इसके अंदर कहीं अहम भूमिका इस समय निभाते दिख रहे हैं। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिण हरियाणा की अगर आप बात करें तो कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट ना मिलने और कांग्रेस के टिकट ना मिलने पर निर्दलीय ने चुनाव लड़ा है और यहाँ वो मजबूत स्थिति में, जीत की स्थिति में बनते जा रहे हैं। आप कई पत्रकारों से अगर बात करें तो वो मेरी इस बात से सहमत भी होंगे और कई प्रवक्ता भी इस बात से सहमत होंगे कि निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना मिलने पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस से टिकट ना मिलने पर चुनावों में लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नुकसान देते दिख भी रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि कांग्रेस अगर ये बात करे कि फुल मेजोरिटी से आ रही, तो इतना मैं अभी मान नहीं सकता कि अभी फुल मेजोरिटी से किसी सरकार फुल फ्लैश से आ रही है। त्रिशंकु विधानसभा की तरफ हरियाणा विधानसभा बढ़ रही है और ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। जेजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। प्रदीप चौधरी जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये विधानसभाएं और ऐसे में जातिगत आधार पर अगर देखा जाए, क्योंकि जाट वोट बैंक सबसे ज्यादा माना जाता है, मुद्दे के आधार पर बात की जाए तो यहाँ पर किसानों का मसला जो है, मुद्दा है, वो सबसे अहम है, जिसको आप लोग भी प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि एक जनता का विश्वास दोबारा से जीत पाने में सक्षम होगी जेजेपी? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं आपके माध्यम से मैं सुनील जी आपको एक आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हाँ मैं बिल्कुल कबूल करता हूँ, हमारे नेताजी ने भी कबूल किया है, मुकेश जी ने, परवीन जी ने बताया कि हाँ किसान, ये जो किसान आंदोलन का था, हमारी वहाँ को थोड़ी सी कमियां रही। पर जिस प्रकार किसान आंदोलन हुआ और उस समय हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने जो गठबंधन धर्म निभाया, वो पब्लिक के लिए, अपनी हरियाणा की जनता के लिए, वो कहीं ना कहीं जो किसान थे, जो उनकी हमदर्दी थी, मतलब दुष्यंत जी परिवार ताऊ देवीलाल जी रहे, वे किसान परिवार रहे, उस तरीके से तो हमारे नेताजी ने माना भी हाँ हमारी कहीं ना कहीं कमियां रही इस तरीके की,
हमने आप मीडिया के माध्यम से भी और ट्वीट करके भी हर चीज से हम किसान, अपने जो किसान भाई हैं उनसे माफी मांगने का काम भी किया। पर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो किसान है और गरीब मजदूर है, इस बार किसान और कमीरा दो वर्ग एक साथ आए हैं, चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला जी, और ये दोनों पूरे हरियाणा में उन्होंने काफी सभाएं की हैं और हर विधानसभा में हमें बहुत अच्छा, लोकसभा के कंपेयर की जाए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव था वो सिर्फ दो पार्टियों के बीच में रह गया था, नेशनल मुद्दे थे। तो मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हमें नुकसान जो हमारा हुआ वो लोकसभा चुनाव में हम किसान की जो नाराजगी थी वो हमने पूरी नहीं, तो किसानों की नाराजगी क्या अब जेजेपी ने दूर कर दी क्या? नाराजगी तो अभी भी है किसानों की। नहीं, मैं आपसे बताता हूँ, यदि हम सरकार में थे, हम सरकार में जब गए तो हम सरकार में किसानों से जो हमने वादे किए थे, मैं आपको 2-3 वादे बताता हूँ आपको। आज से हम 4 साल पहले की बात करें, बीजेपी सरकार तो हमसे 5 साल पहले भी हरियाणा प्रदेश में रही। एक मिनट, तो हमने वादा किया था कि किसान मंडी में जब फसल डालने जाएगा और फसल डाल के जब घर पहुंचेगा तो उसके 24 से 48 घंटे में पेमेंट पहुंचेगी। तो इस डिजिटल के माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी सरकार में तो ये संभव कर पाई। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की और बीजेपी की हरियाणा को छोड़ के और अन्य स्टेट में भी तो सरकारें रही हैं और आज भी हैं। यदि इनकी नीयत और बुढ़ापा पेंशन को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्यंत ये ताऊ देवीलाल जी ने एक सम्मान के रूप में हरियाणा प्रदेश में लागू की और जो आज पूरे देश में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज यदि पूरे देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा सम्मान मिलता है तो हरियाणा प्रदेश में मिलता है, और वो इसलिए संभव हो पाया कि दुष्यंत चौटाला जी ने हर साल, हम 4 साल गठबंधन में रहे, हमारे मैनिफेस्टो में आपस में हमारे वादा हुआ था कि हर साल हम 250 और लास्ट में हम 51 ठीक है। इन सारी बातों से इत्तेफाक रखते हुए हरियाणा के सियासी समीकरण का अगर जिक्र करें प्रदीप चौधरी जी, तो मुझे लगता है जेजेपी अभी खुद अकेले अभी सक्षम नहीं है कि पूरी जगह एक जीत हासिल कर पाए या खाता खोल पाए, या जिस तरीके से जनसभाओं का जिक्र आप कर रहे हैं तो जनसभाएं हर पार्टी ने की है, जिसका भी कैंडिडेट उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में नजर आया, और आज वोटिंग प्रतिशत जो निकलकर सामने आ रहे हैं, तो अकेले ना जेजेपी सक्षम है ना अन्य पार्टियों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि ये शुरुआत से ही कहा जाता रहा है कि बिना जेजेपी के समर्थन के सरकार बनाना हरियाणा में संभव नहीं है। प्रवीण वत्स जी का रुख कर लेते हैं। प्रवीण वत्स जी, एक सुस्त सीट लाडवा विधानसभा का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो अब ये हाई प्रोफाइल बन चुकी है, तो यहाँ का सियासी समीकरण क्या कुछ देख पा रहे हैं? उचाना कला विधानसभा का भी जिक्र किया जाए तो आपने क्या एनालाइज किया? देखिए सोनी जी, जो लाडवा विधानसभा है वहां से खुद भाजपा के बड़े नेता, बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री वहां से मैदान में है, और ये साफ है कि जरूर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन अभी कांग्रेस को इतना भी आगे नहीं कह सकते कि जो है इतने बड़े चेहरों को मात दे पाए। यहाँ का जो सीधा समीकरण है कि यहाँ पर वो साफ तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं, और यहाँ पर एक हल्की सी टक्कर कह सकते हैं, लेकिन उसको इतना नहीं कह सकते कि कड़ा मुकाबला इन दोनों विधानसभा पे होने जा रहा है। मुकाबला जरूर है, लेकिन जो एक तरफा इस पर यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट दिखाई देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो आगे निकलते नजर आ रहे हैं। हालांकि उस क्षेत्र में बाकी जो विधानसभाएं हैं हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर है, लेकिन देखिए यहाँ पर दोनों ही बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, और इन दोनों का ही एक जो अपना रसूख और एक अपना वर्चस्व जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर आप टक्कर नहीं कह बिल्कुल सकते। जिस तरीके से अभी हरियाणा में नायब सिंह सैनी का जो भी एक काम करने का तरीका नजर आया, या किसानों के लिए, या ये कहा जाए कि उन किसानों ने कहीं ना कहीं एक जो वोटर्स है वो उनके कामों को तवज्जो देगा और उस आधार पर इस सीट में उनकी मजबूती देखी जा सकती है, या फिर 2019 का इतिहास दोहराएगा? नहीं, देखिए जो नायब सिंह सैनी है, अगर आप देखेंगे तो एक बड़े शालीन व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और जो उनकी भाषा शैली है वो भी बहुत एक प्रभावशाली है, और उनको उसी का प्रभाव है कि 6 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी जो आज जिस पोजीशन पे यहाँ पर है वो उनके 6 महीने के कार्यकाल की ही बदौलत है।
क्योंकि अगर ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर उनको 1 से 1.5 साल पहले अगर मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा जाता तो आज शायद भाजपा जो है हरियाणा में बेहतर स्थिति में होती। लेकिन 6 महीने में उन्होंने जिस स्थिति में भाजपा को लाके खड़ा किया है वो काफी सराहनीय काम है। और जो उनकी एक कार्यशैली है, जो उन्होंने वादे किए थे और उसके बाद जो तेजी से उन्होंने 6 महीने में जिस तेजी से काम किया था और जिस तेजी से 6 महीने में उन्होंने ताबड़तोड़ भाजपा के लिए प्रचार किया और जो रैलियां की और जो लोगों को जोड़ने का काम किया, उसी का नतीजा है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ स्थिति में नजर आती है। वरना उससे पहले तो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीटों पर वह सिमट जाएगी हरियाणा में। ये उन्हीं की मेहनत है। तो जब उनकी मेहनत है तो उनकी सीट पर कोई विवाद मुझे नहीं लगता कि होगा और निर्विवाद रूप से शायद आगे बढ़ेंगे। ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन हाँ, जो मुकाबले की बात है वहां पर इतना कड़ा मुकाबला कांग्रेस या अन्य जो प्रत्याशी हैं उनको देने की स्थिति में नहीं नजर आ रही। बिल्कुल। उचाना कला विधानसभा का अगर यहाँ पर देखा जाए, मुकेश सिंह का रुख कर लेते हैं उचाना, क्योंकि ये हॉट सीट कहा जाता है, जाटलैंड है और यहाँ पर जाटों का समर्थन क्या लगता है चौटाला की ओर जाने वाला है? सोनी जी, मैं आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहूंगा। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से मेरी बात हो रही थी, आज सुबह ही बात हो रही थी और वो विजिट करके आए थे उचाना के अंदर और वो कह रहे थे कि विरोध इतना जबरदस्त है उचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला को लेकर, जिसपे उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं हार की तरफ बढ़ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। वहीं विजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो विजेंद्र सिंह पे किसी तरह का दाग नहीं है। कांग्रेस से टिकट लेके यहाँ आया, पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। वीरेंद्र सिंह इनके पिता है और बड़ा वर्चस्व माना जाता है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। और आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला अगर चुनाव हारते हैं तो आप बिल्कुल इस बात से स्पष्ट हो जाइए कि कहीं ना कहीं विरोध जो किसानों का है, आम लोगों का है, जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था जेजेपी को, और जेजेपी जाकर गोद में बैठ गई भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं उसका बड़ा विरोध इस समय दिख भी रहा है। जहां जहां उनके रैलियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, बड़े नेता हैं दुष्यंत चौटाला और आपको बता दें कि लेकिन कहीं ना कहीं उचाना सीट पर पीछे चल रहे हैं कांग्रेस की बात। कांग्रेस क्या आप ही का रुख कर रहे हैं प्रदीप चौधरी जी। भाई जब ये स्थिति होगी और किसानों को आप तवज्जो भी दे रहे हैं तो फिर कैसे जीत संभव है? नहीं, मैं मुकेश जी से पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, बीजेपी जो ये कानून आया, कृषि कानून, ये सेंटर का था? विजेंद्र सिंह सांसद थे। सांसद कौन था? विजेंद्र सिंह। जब कानून बना तो ये कहीं ना कहीं सिग्नेचर जो अथॉरिटी जो मेजोरिटी होगी विजेंद्र सिंह के साइन हुए होंगे। मैं आपसे मुकेश से पूछ रहा हूँ, देखो नहीं, ये पूछने का कोई मतलब भी नहीं है, मुझे लगता है प्रदीप। देखिए, चुनावों के अंदर अगर आप बात करें तो 4.5 साल प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखिए ना, पिछले 2019 में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, तो इस बार क्या पहले नंबर पर चौटाला आ पाएंगे? समर्थन मिलेगा जाटों का? ये देखिए ना प्रदीप जी, आप इतिहास में मत जाइए। किसानों के खिलाफ इकट्ठा होने का काम किया वो विजेंद्र सिंह। और एमपी सांसद कौन था हिसार से, उचाना कला से? विधानसभा तो हिसार के अंदर ही आती है। मैं जेजेपी प्रवक्ता को बता देना चाहता हूं कि वीरेंद्र सिंह जब मंत्री थे उन्होंने कई बार किसानों का समर्थन किया था। चुनाव जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो किसानों का समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा भी था कि किसानों की नाराजगी भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, पर आप एक चीज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये देखो कि हरियाणा हिसार में आपको याद हो तो जब किसानों के मतलब जब बीजेपी ने किसानों को समझाने या किसानों के खिलाफ एक सवाएं करने शुरू करी, और सबसे ज्यादा यदि हिसार की मैं बात करूं तो विजेंद्र सिंह एक इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने ट्रैक्टर ले जाके जो एक किसान जो दिल्ली बैठे थे उनका विरोध किया था, आपको याद हो तो। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सांसदी का चुनाव देश का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव एक प्रदेश लेवल पे होता है, यहाँ की लोकल व्यवस्थाओं पे लेकर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ कई पैनलिस्ट हैं और कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरी खुद भी लगातार कई जर्नलिस्ट से बात होती रही है।
जेजेपी बिल्कुल निश्चित तौर पे पिछली बार एक गेम चेंजर थी, चाबी थी उसके पास सत्ता की, लेकिन अगर इस बार गेम चेंजर क्या साबित होगी प्रदीप चौधरी जी? सवाल ये है, क्या इस बार गेम चेंजर साबित होगी जेजेपी? सवाल तो यही है ना, पूर्व में क्या हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस बार चाबी सत्ता की चाबी इनके पास होगी, मेरे को नहीं लगता। और बाकी प्रवक्ता है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन मेरा भी जो पक्ष है वो ये है कि सत्ता की चाबी इस बार इनके पास नहीं होने वाली। नहीं मुकेश जी, आप 90 सीटों पर तो कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए पूरी 90 सीटों पर तो जेजेपी चुनाव भी नहीं लड़ पाई, हरियाणा में चुनाव भी नहीं लड़ पाई। नहीं, हमने 3 सीटों पर समर्थन दिया है, पुंडरी है, रानिया है, और जो 2-3 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े वो आजाद समाज पार्टी के हिस्से में थी, उन्होंने नॉमिनेशन भी किया था। मुझे तो ये लग रहा है सोनी जी की कहीं हो सकता है आईएनएलडी इनसे ज्यादा सीटें ले आए। देखो ये तो प्रदीप चौधरी इस बात पर हम जेजेपी के सितारे गणेश में नजर आ रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा मान लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना कहीं ना कहीं जेजेपी को जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस सिचुएशन में आप किसको समर्थन देंगे? मुझे तो लगता है अन्य पार्टियां ना मना कर दें कि मुझे जेजेपी का समर्थन चाहिए ही नहीं। प्रवीण वत्स जी का रुख कर लेते हैं। तोशाम विधानसभा सीट की क्या कुछ हालात भाप पा रहे हैं? देखिए, तोशाम विधानसभा सीट जो है शुरू से ही जो है किरण चौधरी का गढ़ रही है, और चौधरी सुरेंद्र सिंह के परिवार का गढ़ रही है, बंसीलाल का गढ़ रही है। और वहां से पहले भी जो है किरण चौधरी लगातार विजय पताका फहराती आई है, और अब भाजपा में जाने के बाद उनके साथ एक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई है, क्योंकि चौधरी धर्मवीर जो वहां से सांसद हैं वो भी लगातार जो है उनके लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। तो तोशाम की अगर सीट की बात की जाए तो वो सीधी सीधी जो है श्रुति के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। और जी वो एक गढ़ है, चचेरे भाई हैं, और दोनों के बीच मुकाबला जरूर है, लेकिन जो पोजीशन है वो श्रुति चौधरी की ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। बाकी तो 8 को ही पता लगेगा, लेकिन हाँ पोजीशन मैं सोनी जी बताऊं आपको, वहां पर श्रुति चौधरी की काफी अच्छी है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में गए थे तो हमने पाया था कि जो अधिकांश लोग हैं वो किरण चौधरी के पक्ष में है। और क्योंकि किरण चौधरी को जब से राज्यसभा का सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसके बाद से जो उनके जो समर्थक हैं उन्होंने खासा उत्साह है, और लगातार लोग उसके बाद उनसे जुड़ते गए हैं। तो तोशाम सीट का तो सीधा सा समीकरण दिखाई देता है, लेकिन हाँ क्योंकि एक ही परिवार के 2 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं असर जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल। जेजेपी प्रवक्ता का रुख करें उससे पहले मुकेश सिंह का रुख कर लेते हैं। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा का अगर सियासी समीकरण देखा जाए तो यहाँ का सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहा है? साथ ही इस बार भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति जो है वो बहुत बेहतर स्थिति में नजर नहीं आ रही है। साथ ही चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से जिक्र किया जाए किस तरीके से कई अहम बिंदुओं को लेकर घेरा गया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो दिल्ली के सीएम हैं वो जेल में और फिर बेल में बाहर आते हैं और इसके बाद स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आते हैं, तो क्या एक सिंपैथी जो पाने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या लगता है उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है? सोनी जी, मैं गढ़ी सांपला का ही पहले बता दूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ बहुत मजबूत स्थिति में और निश्चित तौर पर वो वहां जीत भी रहे हैं। और रही आम आदमी पार्टी की जो गठबंधन चाह रही थी, राहुल गांधी भी चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी से हरियाणा के अंदर गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और उन्होंने गठबंधन होने भी नहीं दिया। और उसी का हर्जाना अगर देखा जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वोट काट रहे हैं और वो कांग्रेस के वोट कट रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता दिख भी रहा है। और आपको बता दूं कि पानीपत की जो सीट थी जहां पर चुनाव हुआ और बहुत नजदीकी आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रहे, और आपको बता दूं तकरीबन 4 विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी लीड पे थी लोकसभा चुनाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का इन चुनावों में हो सकता है कि 1 सीट या 2 सीट, मैं ज्यादा सीट तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 या 2 सीट का खाता अगर खुलता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को होता दिखेगा। बिल्कुल। वत्स जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद प्रदीप चौधरी का रुख करते हैं। प्रवीण वत्स जी, क्योंकि इस बार चाहे एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र करें, जातिगत आधार का या जाट लैंड में जाटों की जनाधार का, तो इसमें सबसे ज्यादा
एक मजबूती जो है किस पार्टी की आप देख पा रहे हैं? देखो सोनी जी, देखिए जो ये सारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ले लीजिए आप, और जो आंदोलन हरियाणा में चले वो सारे ले लीजिए, उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, और जैसे अभी मुकेश जी बता रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि उसको मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 6 महीने बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो वो दोबारा चुन लिए गए थे जनता द्वारा। तो एक उसका बड़ा इफेक्ट है इंडियन नेशनल लोकदल। दूसरा जो गठबंधन है बीएसपी का, बीएसपी से गठबंधन होने के बाद जो है जो दलित वोटर है वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ता नजर आ रहा है। और जो फायदा है वो कांग्रेस को इसमें बड़ा फायदा नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को जो भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी है उसका सीधा सीधा फायदा मिल रहा है, क्योंकि विकल्प नहीं है। अगर विकल्प के रूप में देखें तो क्षेत्रीय पार्टियां लगभग हरियाणा में अब उतना मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना सके या सरकार बनाने में कोई अहम रोल अदा कर सके। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई इतना वजूद दिखाई नहीं देता कि वो सरकार बनाए या सरकार उसके समर्थन से बन पाए। तो ये कहा जा सकता है कि सीधा मुकाबला इन दो पार्टियों के बीच में ही है। और जो जातिगत समीकरण है और जो एक सत्ता विरोधी लहर का जो फायदा है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को ही मिलता दिखाई दे रहा है, और इससे कांग्रेस ही मजबूत होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और इस तरीके से देखा जाए कांग्रेस ने इस बार जो एक विनेश फोगाट को लाकर और उन तमाम मुद्दों के आधार पर देखा जाए तो अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश भी की। प्रदीप चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप चौधरी जी, अपने आप को हटाकर, जेजेपी को हटाकर क्या लगता है किस पार्टी का जनाधार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है जिसके साथ जेजेपी मिलकर कुछ कर सके? नहीं, पहले तो मैं वो अपने मुकेश जी का जो एक उन्होंने बात कही थी कि उचाना कला में दुष्यंत चौटाला जी का बहुत विरोध हो रहा है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो विरोध है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। जितनी कांग्रेस और बीजेपी के ही जो समर्थक हैं, जो आम पब्लिक है, जो आम किसान है, जो वो कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। यदि विरोध होता तो यदि किसान का विरोध की आप बात करते हैं तो विजेंद्र सिंह का भी विरोध होता। ये तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के जो समर्थक है ना, वर्कर हैं, उन्होंने आपने देखा कि पीछे ना हमने उनके ऊपर एफआईआर भी की थी और हमने आप बताया था हुड्डा जी के साथ बैठने वाले हुड्डा कांग्रेस के थे, उन्होंने विरोध किया था। तो ऐसा नहीं है। उचाना कला की जो जनता है, जो वोटर है, जो किसान है, कमेरा वर्ग है, दुष्यंत जी को आप देखना फिर से वहां से एमएलए विधायक बनाने का। चलिए वो तो देखने वाली बात होगी कि भाई वहां पर क्या स्थिति नजर आती है। हरियाणा के आपने पूछा, देखो हरियाणा प्रदेश में इस बार किसी भी पार्टी का पूरा बहुमत नहीं आ रहा है, ये निश्चित है। और ये त्रिशंकुल सरकार बनेगी, और ना तो बीजेपी बहुमत से आ रही है, ना ही कांग्रेस बहुमत से आ रही है। और इस बात में पार्टी बता दीजिए चौधरी साहब कौन सी आ रही है? यही तो मेरा सवाल है आपसे। मैं तो कि अपने आप को हटाकर तीसरा विकल्प तो बता दीजिए कि भाई ये मजबूत है और इसके साथ हम जाकर सत्ता में काबिज हो सकते हैं। नहीं, हरियाणा प्रदेश में आज के जो फैक्टर है, जो आज देखा जाए, जो आज के हालात हैं, जो आज का रिजल्ट है, तो ना तो कांग्रेस पूरे बहुमत से आ रही, जो जादुई आंकड़ा है 40 सीट का है, ना ही बीजेपी आ रही है। मैंने भी तो नहीं कहा हम भी तो नहीं आ रहे, हमने भी तो हम भी तो कह रहे। ये जरूर है कि इस बार सरकार जो बनेगी, कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी जैसे जेजेपी पार्टी है, जेजेपी के पार्टी के समर्थन से। और मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि हमारी पार्टी इस बार यदि किसी के साथ रहेगी तो वो विपक्ष में बैठने का तो काम करेगी, पर किसी ऐसी शर्तों के साथ नहीं जाएगी जहां से हमें किसी किसान या किसी कमेरे वर्ग की जो हमने अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से वादे किए हैं वो पूर्ण। चलिए प्रदीप चौधरी जी, शर्तें मानने न मानने की बात तो बाद में होगी ना, जब हम एक मजबूत स्थिति में सामने उभर कर आएंगे तो जाहिर सी बात है तब समर्थन देने की बात निकलकर सामने आएगी। पहले तो अपनी स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस बार ये देखना वाकई दिलचस्प है क्योंकि अब वोटिंग भी अंतिम पड़ाव में है और ऐसे में ये जनाधार किस ओर जाता है और क्या हरियाणा में किसकी सरकार बनती है, जाटलैंड में
किसका आधिपत्य जमता है, ये वाकई देखना दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।